तो आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम समतल दर्पण से परावर्तन और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण कांच या शीशे का एक समतल जिसके एक ओर हम लोग चांदी से कलई कर देते हैं, चांदी की पेंटिंग कर देते हैं। चांदी की पेंटिंग इसलिए कि चांदी जो है सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक है, वह प्रकाश के अधिकांश हिस्सों को परावर्तित कर देता है। तो हमने एक कांच का या शीशे का समतल टुकड़ा लिया और उसके पीछे की ओर हमने चांदी से पेंटिंग कर दी और चांदी की पेंटिंग को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग रेड ऑक्साइड से उसको कोटिंग कर देते हैं। इस प्रकार हमारा समतल दर्पण बन गया। समतल दर्पण को हम लोग जो है चित्र में इस प्रकार से दिखाते हैं, एक सीधी रेखा जो कि समतल का प्रतीक होती है और इसके दूसरे ओर हम लोग जो है लाइनिंग खींच देते हैं। ये बताता है कि इसके दूसरे सिरे पे पेंटिंग है, चांदी की पेंटिंग है, रेड ऑक्साइड की कोटिंग है और प्रकाश जो है इस पार से उस पार नहीं जा सकता, इस समतल से टकराकर वापस आ जाएगा। हमने देखा था कि किसी समतल से प्रकाश के टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में आ जाने को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसको जानने के लिए हम लोग जो है इसको दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है समतल दर्पण से बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो चलिए, ये हमारा हो गया एक समतल दर्पण। समतल दर्पण के लिए मैंने कहा एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे। ये हमने एक सीधी लाइन खींच लिया और चांदी की पेंटिंग और रेड ऑक्साइड की पेंटिंग को दिखाने के लिए हम ये तिरछी लाइन खींच लेते हैं। अब ये हमारा एक कोई तल है जिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट अर्थात इसका आकार बिल्कुल बिंदु के आकार का है, ये रखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो प्रतिबिंब हमेशा जो है कहीं पे भी प्रतिबिंब बनाना हो परावर्तन के द्वारा, दर्पण के सामने वस्तु रखी है और हमको प्रतिबिंब बनाना है या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है, तो वह परावर्तन के दो नियमों का पालन करेगा। सबसे पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होंगे और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इन्हीं दो नियमों का पालन करते हुए हम देखेंगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। हमने पहले ये भी देखा था प्रतिबिंब बनने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी वस्तु से चलने वाली कम से कम दो प्रकाश की किरणें हों और दर्पण पे वे आपतित हों। आपतन के बाद वो दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर या तो मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए, ये हमारा बिंदु वस्तु O है और हमको इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो वही कार्य हमको यहाँ भी करना होगा। सबसे पहले हम जो है यहाँ से निकलने वाले प्रकाश की दो किरणों को लेंगे। तो सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि पहली प्रकाश की किरण हमारी बिल्कुल दर्पण के लंबवत आकर दर्पण से टकरा रही है। दर्पण के लंबवत है अर्थात अभिलंब से इसका बना हुआ कोण कितना है? 0 है। तो इस रेखा के लिए, इस प्रकाश की किरण के लिए I बराबर 0, इसलिए R बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। अर्थात यह प्रकाश की किरण जिस मार्ग पे आ रही है उसी मार्ग पे वापस चली जाएगी और हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहीं इधर से आ रही है। अब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरणों की जरूरत है। तो हम एक दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे और ये जो है दर्पण के किसी बिंदु A कह लीजिए, A से टकराती है। अब टकराने के बाद यह प्रकाश की किरण किधर जाएगी यह कौन तय करेगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि I बराबर R होगा, जहां पे I अभिलंब से बना हुआ कोण है। तो चलिए, हम सबसे पहले इस बिंदु पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। हमने ये अभिलंब खींच लिया और इतना ही कोण बनाते हुए, अगर यह आपतन कोण थीटा है तो इतना ही थीटा कोण बनाते हुए यह प्रकाश की किरण वापस अपने माध्यम में चली जाएगी और हमको ऐसा प्रतीत होगा जैसे यह दर्पण के पीछे के किसी बिंदु I से आ रही है। ये प्रकाश की किरण इतना ही थीटा कोण बनाते हुए वापस चली गई और हमें ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे किसी बिंदु
आई से प्राप्त हुई। हम देख सकते हैं कि बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण पे लंबवत पड़ रही थी वह प्रकाश की किरण, और जो अभिलंब से थीटा कोण बनाते हुए दर्पण पे जा रही थी वह प्रकाश की किरण, दोनों पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु I पर एक दूसरे को काटती है। अतः बिंदु O का प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होगा। अब यह प्रकाश की किरण, दोनों ही प्रकाश किरण वास्तव में दर्पण के पीछे नहीं जा रही है, क्योंकि दर्पण के पीछे हमने चांदी की कोटिंग कर रखी है, रेड ऑक्साइड की पेंटिंग कर रखी है, इसलिए प्रकाश की किरण भी दर्पण के पीछे नहीं जा रही है बल्कि पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब होगा। तो हमने देखा कि दर्पण के सामने कोई एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब हम एक और चीज देख सकते हैं कि यदि यह कोण थीटा है तब यह कोण भी थीटा होगा, क्योंकि संगत कोण है। यह भी दर्पण पे अभिलंब है, यह भी दर्पण पे अभिलंब है, ये दोनों समांतर होंगे, इसलिए और इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह एकांतर कोण है। देखिए ये इस पे अभिलंब है और ये इस पे अभिलंब है, ये दोनों आपस में समांतर होंगे और इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तब एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। अतः कोण AOM इज इक्वल टू कोण AIM। इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण 90 अंश हैं, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए, तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हैं और एक भुजा उभयनिष्ठ है, अतः ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तब OM' इज इक्वल टू IM', OM' इज इक्वल टू IM', अर्थात समतल दर्पण के सामने यदि कोई बिंदु वस्तु रखा जाए तब समतल दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यदि समतल दर्पण के सामने रखी हुई कोई परिमित वस्तु हो तब प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा हम लोग इसको देखेंगे। बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी भी बिंदु से कम 2 प्रकाश की किरणें निकले, हम उनसे निकलने वाली 2 प्रकाश की किरणें लें, वो दर्पण के किसी बिंदु पे टकराएं और टकराने के बाद ये दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पे मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर वस्तु के उस बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए हम इस वस्तु, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने हमने परिमित वस्तु AB ले लिया है। अब इस बिंदु A से जाने वाली हम कम से कम 2 प्रकाश की किरणें लेते हैं। चलिए एक प्रकाश की किरण हमने ये ले लिया जो कि दर्पण के बिल्कुल लंबवत आ रही है। तो दर्पण के बिल्कुल लंबवत आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे लौट जाएगी और हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि यह किसी बिंदु A' से दर्पण के पीछे से आ रही हो। ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह दर्पण पे अभिलंबवत पड़ रही है इसलिए आपतन कोण 0 होगा, परावर्तन कोण भी 0 होगा, तो दर्पण के लंबवत जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग पर वापस चली जाएगी। लेकिन बिंदु A का प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम यहाँ से 2 प्रकाश की किरणें लेनी होगी। तो चलिए हम दूसरी प्रकाश की किरण जो है ले लेते हैं जो दर्पण के किसी बिंदु P पर आपतित होती है। दर्पण के किसी बिंदु P पर आपतित होती है और यह अभिलंब से थीटा कोण बनाती है। अभिलंब क्या होगा? बिंदु P पर यदि हम दर्पण के लंबवत एक रेखा खींच दें तो इसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। यह अभिलंब से थीटा कोण बना रही है, अर्थात आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी थीटा होगा, अर्थात यह किरण AP अभिलंब से थीटा कोण बनाते हुए ही वापस हो जाएगी, अपने माध्यम वापस होगी और ऐसा हमें प्रतीत होगा जैसे यह दर्पण के पीछे के किसी बिंदु A' से आ रही है। यह थीटा कोण बनाते हुए ही अपने मार्ग पे वापस चली जाएगी और यदि इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह पहले वाली किरण को, जो बिंदु A से पहले किरण निकल रही थी, जो कि बिंदु
P डैश से पड़ रही थी, इस किरण से बाद वाली किरण A डैश पे मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः बिंदु A का प्रतिबिंब बिंदु A डैश पर बनता है। इसी प्रकार दर्पण के विभिन्न बिंदुओं से हम अलग अलग प्रकाश की किरणें लेंगे और देखेंगे कि परावर्तन के पश्चात वो कहाँ मिल रही हैं। जहाँ पे मिलेंगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे जो है सभी बिंदुओं को लेकर दिखाना संभव नहीं है। हम बिंदु D से निकलने वाली प्रकाश की किरण को जो है ले लेते हैं और दो अंतिम छोरों के बिंदुओं के प्रतिबिंब को हम दिखा देंगे और बाकी बिंदुओं के भी प्रतिबिंब उसी प्रकार बनेंगे। तो चलिए बिंदु B से हम चलने वाले एक प्रकाश की किरण को लेते हैं जो दर्पण के अभिलंबवत आती है। हम दर्पण के अभिलंबवत पहली प्रकाश की किरण इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके मार्ग को जानने में हमको सरलता है। हम जानते हैं कि अगर दर्पण के अभिलंबवत प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तब वह अपने ही मार्ग पर वापस चली जाएगी और इसी बिंदु B से होकर जाने वाली हमें कोई दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते हैं जो अभिलंबवत प्रकाश की किरण आ रही थी, उसे मान लेते हैं कि यह बिंदु Q पे आ रही थी तथा दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु Q डैश पे पड़ रही है। अब यह आगे कहाँ जाएगी? आगे जाने के लिए हमको यहाँ पर अभिलंब बनाना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे अभिलंब बना दिया। यह अभिलंब आपतित किरण से थीटा कोण बना रहा है और यह वापस अभिलंब से थीटा कोण बनाते हुए यह प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में वापस चली जाएगी। ये हो गई हमारी परावर्तित किरण, जो कि हमें ऐसा लगेगा, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को B डैश पे मिल रही हैं या काट रही हैं। तब बिंदु A का प्रतिबिंब A डैश पे, बिंदु B का प्रतिबिंब B डैश पे बन रहा है। हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार अन्य बिंदुओं से चलने वाली प्रकाश की किरणें भी मिलेंगी और इस प्रकार प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाएगा। अब यदि हमें देखना है कि वस्तु कितनी दूरी पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उसका आकार क्या होगा, तो इसके लिए चलिए हम एक और प्रकाश की किरण ले लेते हैं, बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि बिंदु Q पर आपतित हुई और ये कोण मान लीजिए कि कोई अल्फा है और इतना ही अल्फा कोण बनाते हुए, अभिलंब से इतना ही अल्फा कोण बनाते हुए यह प्रकाश की किरण अपने माध्यम में वापस चली जाएगी, अपने मार्ग में वापस चली जाएगी। यानी कि यह कोण भी कितना है? अल्फा है। तो समूह कोण यह भी अल्फा हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देख सकते हैं, दोनों में ही एक एक कोण 90 अंश के हैं। दूसरा कोण दोनों में ही अल्फा है। तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा और इन दोनों त्रिभुजों में यह उभयनिष्ठ है। यहां पे भी देखिए, यह 90 अंश, यह 90 अंश, ठीक है, यह 90 माइनस अल्फा, यह 90 माइनस अल्फा और यह दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज AQP डैश और त्रिभुज A डैश QP डैश आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम होने का अर्थ हुआ कि यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह भुजा इस भुजा के बराबर। यह भुजा इस भुजा के बराबर होने का मतलब कि AP डैश इज इक्वल टू A डैश P डैश, AP डैश इज इक्वल टू A डैश P डैश, अर्थात A का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बन रहा है या AB का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी, यदि यह डिस्टेंस D है तो यह डिस्टेंस भी D होगा, उतना ही दूरी पीछे बन रहा है
और ए बी बराबर ए बी डैश, ए बी बराबर ए बी डैश, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर। अब इन सारी विशेषताओं को अगर हम एक साथ देखें तो हम देखेंगे कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से समान दूरी पर बनता है, अर्थात जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर होती है। आवर्धन क्षमता को परिभाषित किया गया है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। चूंकि समतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की लंबाइयां समान होती हैं, इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन सदैव एक होता है। हमने देखा कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ए डैश का प्रतिबिंब ऊपर की ओर ए डैश की ओर और बी का प्रतिबिंब नीचे की ओर बी डैश से बन रहा है, अर्थात ए बी का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और यह ए डैश और बी डैश में प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।